हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फर्स्ट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो अगर ये वीडियोस आपको लर्निंग में हेल्प करते हैं तो काइंडली लाइक द वीडियोस एंड शेयर द चैनल। अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली हमारा पार्ट 4 रहेगा फॉर द चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं इलनेस के बारे में, डिजीज के बारे में, उनके प्रिकॉशंस के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। साथ ही इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी जैसी टर्म्स को। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है आपकी लर्निंग में, कंसेप्ट्स को क्लियर करने में। ऑल्सो ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं तो, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी के सिलेबस को इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए हम लास्ट वीडियो में डिस्कस लास्ट पॉइंट से शुरू करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कोई भी बीमारी है उसके हमें हमारी बॉडी में क्या दिखेंगे, सिम्टम्स, यानी कि उसके कुछ पर्टिकुलर साइंस होते हैं जो हमारी बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं। अब उन सिम्टम्स को स्टडी करके हम ट्रीटमेंट निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर बीमारी का, क्योंकि बीमारियां किन से होती हैं, माइक्रोब्स से। और माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, जिनके 5 टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी बीमारी के सिम्टम्स अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स हैं हमारे पास, ये हमारी बॉडी के पर्टिकुलर हिस्सों को जाके अटैक करते हैं। इट मीन्स जो डिजीज होती हैं दोज आर ऑर्गन स्पेसिफिक, बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे जाके अटैक करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज का एग्जाम्पल है हमारे पास ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी। अब ये ऑर्गन स्पेसिफिक है, हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को हार्म करेगी, लंग्स को। अब इसके पीछे भी रीजन है कि टीबी लंग्स को ही इंपेक्ट क्यों करती है ज्यादा। इसके पीछे रीजन ये है कि टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू नोज, यानी कि ब्रीदिंग के जरिए, और ब्रीदिंग इज रिलेटेड टू लंग्स। हेंस जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो लंग्स को इंपेक्ट करती है, यानी कि डिजीज हमारी ऑर्गन स्पेसिफिक है। अब सपोज कोई माइक्रोब है, लेट्स से बैक्टीरिया ही है, और ये माउथ से एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो ये किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, इट वुड अफेक्ट गट लाइनिंग, यानी कि हमारे स्टमक को अफेक्ट करेगा। और इसका सिम्टम क्या हो सकता है, फीवर हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि पर्टिकुलर डिजीज ऑर्गन स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को जाके टारगेट करती हैं बॉडी में। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इज फीवर गुड फॉर अस समटाइम्स? क्या कभी कभी बुखार होना हमारे लिए अच्छा होता है या हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है? आई होप आपने इसका आंसर बता दिया होगा। तो मैं बता दूं कि यस, गेटिंग फीवर समटाइम्स इज हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। ऐसा क्यों, इसको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज ह्यूमन बॉडी। वैसे इतने दुबले पतले नहीं है हम कि दैट वी लुक लाइक स्टिक, बट फॉर एग्जाम्पल दिस इज ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या किया, किसी माइक्रोब ने एंटर किया। अब जैसे ही हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब या फॉरेन ऑब्जेक्ट जिसे हम बोल सकते हैं वो एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और जिस पर्टिकुलर पार्ट से उसने एंटर किया है वहां पे एक्टिव सेल्स को भेजना स्टार्ट कर देगा। एक्टिव सेल्स की अमाउंट बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में। अब ऐसा करने से हमारी बॉडी पे हो सकता है हमें उस जगह पे थोड़ा सा पेन हो, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, इन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स पे अटैक कर रही है, यानी कि इनको मारने की कोशिश कर रही है।
तो हो सकता है हमारी बॉडी में हमें पेन देखने को मिले, या फिर हल्का सा माइल्ड फीवर देखने को मिले, या फिर हो सकता है थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाए। तो इन केसेस में ये सब हमें क्यों देखने को मिले हैं एज सिम्टम्स? दिस इज बिकॉज कि किसी ना किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट ने हमारी बॉडी पे अटैक किया था, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इम्यून सिस्टम ने एक्टिव सेल्स को उस पर्टिकुलर ऑर्गन में भेजना शुरू कर दिया, और इसी वजह से हमें हो सकता है उस जगह पे पेन देखने को मिल गया हो, या फीवर हो गया हो, या स्वेलिंग हो गई हो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हाउ डज इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एक्चुअली वर्क। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कभी कभी फीवर होना इज एक्चुअली गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, हमारी इम्यूनिटी दिखा रही होती है कि येस आई एम वर्किंग इन योर बॉडी, और इस तरीके से कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आके बॉडी को ज्यादा टाइम तक नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और इसी कंसेप्ट के साथ आपकी अगली डेफिनेशन आती है इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन इज द प्रोसेस ऑफ the recruitment of active cells to the affected organ or tissue by the active immune system in order to kill off that foreign object. Now the next topic comes principle of treatment, यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज है उसको हम ट्रीट किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास हमेशा दो मेथड्स निकल के आते हैं। नंबर 1 इज कि जो सिम्टम्स हमें बॉडी में दिख रहे हैं, सिम्टम्स को ट्रीट कर दिया जाए, एंड नंबर 2 इज टू किल द माइक्रोब्स। बॉडी में बीमारी हमें किस वजह से दिखी है, किसी ना किसी माइक्रोब ने एंट्री की है बॉडी में। तो अब माइक्रोब ने एंट्री की तो ये सब प्रोसेस होगा जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इन्फ्लेमेशन के। ये सब इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स हैं। तो एक तरीका तो ये है कि जब भी हमें कोई पेन हो, फीवर हो, या कहीं स्वेलिंग आ जाए, हम क्या करें, उस सिम्टम को करेक्ट करने की मेडिसिन ले लें। यानी कि बुखार उतरने के लिए कोई हमने एंटीबायोटिक ले ली, पैरासिटामोल ले ली। ये तो हुआ सिम्टम्स की करेक्शन। एक हमारे पास होता है माइक्रोब्स को ही किल करना, क्योंकि सिम्टम्स की करेक्शन क्या करेगी, थोड़ी टाइम के लिए बुखार उतार देगी, लेकिन क्योंकि माइक्रोब्स अभी भी बॉडी में प्रेजेंट हैं तो वो फिर से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही उनकी संख्या मल्टीप्लिकेशन के बाद बढ़ जाएगी तो फिर से हमें थोड़े टाइम के बाद सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यानी कि एक बार हमने फीवर यानी बुखार से निपटने के लिए टैबलेट ले ली, हो सकता है उस समय हम अच्छा महसूस करें, वी फील वेल, वी फील लाइक वी आर फ्री ऑफ डिजीज, बट वी जस्ट फील लाइक दैट, वी आर एक्चुअली नॉट फ्री ऑफ डिजीज, राइट। तो हम क्या देखेंगे कि हो सकता है आफ्टर 1 वीक और सम 10 days हम फिर से सेम बीमारी को फील करें, यानी कि फिर से हमें फीवर फील होने लग जाए। ये होता है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। अब दूसरा है कि बॉडी में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो भी बीमारी है, उस बीमारी की जड़ को खत्म करना, ना कि सिर्फ उसके सिम्टम्स को खत्म करना। अब बीमारी की जड़ कब खत्म होगी, जब हमारी बॉडी से कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे कि माइक्रोब्स एंटर किए हैं, उन सभी माइक्रोब्स को हम क्या करें, किल कर दें, यानी कि मार दें। एक बार सारे माइक्रोब्स जिन्होंने बाद में एंट्री की है बॉडी में, उनको अगर किल कर दिया जाएगा तो बॉडी का ट्रीटमेंट उस बीमारी से परमानेंटली हो जाएगा। अब हमारे पास तरीका क्या है कि इन माइक्रोब्स को किल कर दें। ऑब्वियसली हम इनको किल करने के लिए मेडिसिन्स लें, यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रोब्स किस तरीके से ग्रो करते हैं बॉडी में। ये अपनी सेल्यूलर प्रोसेसेस करते हैं, यानी कि माइक्रोब्स की भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी में जाके, जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। तो बेसिक काम क्या होगा हमारा टैबलेट लेने का, यानी ट्रीटमेंट लेने का, इस बार टू किल या फिर टू स्टॉप द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ दिस माइक्रोब्स। अब अगर हम कंपेयर करें एंटीवायरल मेडिसिन और एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन को, सो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाना क्वाइट ईजियर है कंपैरेटिव टू एंटीवायरल
मेडिसिन्स बनाना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बैक्टीरिया किस तरीके से बॉडी में ग्रो करेगा, अपने चारों तरफ सेल वॉल बना के और उसको मजबूत करके। और यानी कि हमें इसकी लाइफ प्रोसेसेस काफी क्लियरली मालूम है कि ये सेल वॉल बनाएगा। तो हम जो टैबलेट्स लेंगे वो इस तरीके से काम करेंगी कि बैक्टीरिया जब अपनी इनिशियल स्टेज में है उसको ग्रो ना होने दें और सेल वॉल बनने ही ना दें। जब ये सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो थोड़ी टाइम बाद बैक्टीरिया यहीं पे मर जाएगा और मल्टीप्लाई नहीं करेगा और हमारी बॉडी ट्रीट हो जाएगी। लेकिन वायरस का सीन थोड़ा सा अलग है। अगर कोरोना वायरस का ही हम एग्जाम्पल लें, कोविड-19 भी तो एक वायरस है। वायरस किस तरीके से रहते हैं हमारी बॉडी में? वायरस ऐसे माइक्रोब्स हैं, ऐसे प्राणी हैं ये, कि जब ये बाहर के वातावरण में होते हैं तो ये सजीव नहीं होते। दे आर नॉट अलाइव। वायरस आर नॉट अलाइव आउटसाइड द बॉडी। और जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं ये अलाइव हो जाते हैं, यानी कि जिंदा हो जाते हैं। सो वायरस का खुद का कोई पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेसेस नहीं होती हैं, बल्कि जब वो बॉडी में एंटर करते हैं तब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी उसको चाहिए होते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए होस्ट की बॉडी पर ही जाके ग्रो होता है, राइट? तो इस तरीके से एंटीवायरल मेडिसिन्स बनाना क्वाइट डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिव टू एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन्स। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए जो वैक्सीन्स बन रही हैं, एक तो वो इतने कम टाइम में बनाई है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि उनको सही से हमने ट्रायल नहीं किया। साथ ही में 100% रिजल्ट आज के दिन किसी भी वैक्सीन का नहीं है जो कि कोविड-19 के लिए बना है। So I hope this discussion is clear to you. If you have any doubts, you can definitely ask me in comment sections. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि बचाव, यानी रोकथाम के सिद्धांत। किसी भी बीमारी से बचा कैसे जाए, उसके लिए जरूरी है कि हमें मालूम हो कि वो बीमारी हो किस सोर्स से रही है। अब हम जानते हैं कि बीमारी की सोर्स हमारे पास हवा, पानी, एयर, वाटर या फिर अदर एनिमल्स या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक या फिर कांटेक्ट टू द अफेक्टेड पर्सन। अब एयर से जो बीमारियां फैलती हैं, हम क्या कर सकते हैं? 2 गज दूरी, ऑफ कोर्स हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से। यानी कि मान लीजिए आपकी क्लास में कोई एक बच्चा कफ एंड कोल्ड से जूझ रहा है, यानी कि उसको कफ एंड कोल्ड, खांसी जुकाम हो गया, तो आप क्या करेंगे? या तो उस बच्चे को सेपरेट बिठाएंगे या फिर आप बच्चे को एडवाइस देंगे कि वो 2 से 3 दिन का रेस्ट करे, अपनी बॉडी को अच्छे से रिकवर करे, हेल्दी हो जाए और फिर आके क्लास ज्वाइन करे। यहाँ पे मैं आपके ऑनलाइन क्लासेस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रही हूँ, जब सब कुछ नॉर्मल हुआ करता था इस कोरोना टाइम से पहले और बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे। होपफुली आपको याद होगा कि ऑफलाइन क्लासेस भी हुआ करती थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं वाटर से होने वाली बीमारियां। इसके लिए सही और सटीक इलाज यही होगा कि पानी को टाइम टू टाइम चेक किया जाना चाहिए, यानी कि वाटर को डीकंटामिनेट प्रोसेसेस से, CONTA, कंटामिनेट, वाटर को डीकंटामिनेट करना चाहिए। यानी कि पानी में जितने भी कंटामिनेशन वाले ऑर्गेनिजम्स या बीमारियां पनपने वाले जितनी भी उसके अंदर गंदगी होती है उसको बार बार क्या किया जाना चाहिए? फिल्टर, यानी कि पीने के लिए फिल्टर्ड वाटर हो, पोर्टेबल वाटर हो, राइट? इसके अलावा अदर एनिमल्स से बीमारियां कैसे फैल रही थी? फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज क्या करते हैं? एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी को से एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी पे गए, राइट? और दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी पे जाके भी उन्होंने क्या किया? बाइट कर लिया। इस वजह से क्या हुआ? बीमारी फैल गई।
तो हम क्या करेंगे, अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, क्लीनलीनेस, क्योंकि साफ सफाई वाली जगह दुश्मन होती है मक्खी या मच्छर पनपने के लिए। सो ऑलवेज स्टे हाइजीनिक एंड क्लीन, अपने आप को हाइजीनिक रखना, साफ सुथरा रखना। ऑल्सो अपने आसपास के वातावरण को, माहौल को, नेबरहुड को, अपने घर को साफ सुथरा रखना इज अनदर मेथड टू स्टे हेल्दी एंड टू प्रिवेंट डिजीज। नेक्स्ट वन इज किसी भी तरीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए हेल्दी पर्सन के बीच और इन्फेक्टेड पर्सन के बीच, राइट? यानी कि किसी भी तरीके का हैंडशेक या फिर किसी भी तरीके से उनका एक दूसरे के संपर्क में आना, इस तरीके की चीजों को क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे टिल द टाइम ऑफ रिकवरी, टिल द टाइम ऑफ रिकवरी। और इस तरीके से हम इन्फेक्शियस डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं। दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। सो बच्चे, ये तो हुए हमारे पास जनरल वेज, यानी कि बहुत ही साधारण से तरीके जो हम जनरली एक लार्ज स्केल पे लोगों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वेज टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शियस डिजीज। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक वेज की, यानी कि पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक वेज, फॉर एग्जाम्पल, और स्पेसिफिक वेज की हमें जरूरत कहाँ आ पड़ी, जब सपोज आपकी क्लास में कोई एक बच्चा कफ एंड कोल्ड से इन्फेक्टेड हुआ, तो क्लास के सारे बच्चे तो उसके द्वारा इन्फेक्ट नहीं हो गए, जबकि वो एज अ नॉर्मली बैठा हुआ है क्लास में एंड एवरीवन इज इन द सेम अमाउंट ऑफ कॉन्टेक्ट एज अनदर स्टूडेंट। लेकिन 2 बच्चे इन्फेक्ट हो गए। अब 20 में से 2 बच्चे इन्फेक्ट क्यों हुए, बाकी के 18 इन्फेक्ट क्यों नहीं हुए? तो यहां पे क्या हुआ, स्पेसिफिक वेज हमें यूज करने पड़ेंगे इन बीमारीज को ऑलमोस्ट 100% तक प्रिवेंट करने के लिए। यानी कि इन 2 बच्चों को हम किस तरीके से बचा सकते हैं इस बीमारी के संपर्क में आने से, वो काउंट होता है हमारा स्पेसिफिक वेज में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो आता है, दैट इज वैक्सीनेशन, टीकाकरण जिसे हम बोलते हैं। देखो बेटा, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक इनटू द टाइम चलते हैं, यानी कि पुराने जमाने की बात करते हैं, जब एक बार एपिडेमिक आया था, यानी कि एक वर्ल्ड लेवल पे जब कोई आपदा आती है तो दैट इज नोन एज एपिडेमिक। और ये किस चीज का एपिडेमिक था? स्मॉल पॉक्स का। जिस तरीके से अभी एपिडेमिक चल रहा है ना कोविड-19 का, उसी तरीके से बहुत पहले एक बार एपिडेमिक आया था स्मॉल पॉक्स का, यानी कि जिसे देखो उसे चेचक की बीमारी हो गई थी। अब क्योंकि चेचक एक फैलने वाली बीमारी है तो इसका इलाज करना बहुत जरूरी था। अब उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स के लिए कोई भी इलाज नहीं होता था, तो लोगों की डेथ हो रही थी। अब वहां पे क्या चीज इन्वेंट हुई कि जिन लोगों को पहले काउ पॉक्स हुआ है, ये इसी प्रकार की बीमारी है, क्योंकि ये जिस वायरस से होती है स्मॉल पॉक्स, लगभग उसी वायरस का एक वेरिएंट होता है जिसकी वजह से काउ पॉक्स होता है। तो जिन लोगों को पहले काउ पॉक्स हुआ था और वो ठीक हो चुके थे नेचुरली, वो लोग अब दोबारा स्मॉल पॉक्स की चपेट में नहीं आ रहे थे। इसका मतलब कि उनकी बॉडी ने एंटीबॉडीज जनरेट कर लिए थे अपने अंदर अब उस पर्टिकुलर वायरस के लिए। हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है? इम्यूनिटी डेवलप करती है हमारी बॉडी, जिस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब समझेंगे कि इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है। इस प्रोसेस में, सपोज दिस इज ह्यूमन बॉडी, इस प्रोसेस में होता क्या है कि कोई भी माइक्रोब, स्पेशली वायरस, यहाँ पे कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, राइट, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इम्यूनिटी, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, वो एक्टिवेट होगा और वही एक्टिव सेल्स जनरेट करेगा।
और इस तरीके से कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम में इस बीमारी को ट्रीट कर लेगा। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्षमता है नेचुरल हीलिंग की। अब नेक्स्ट टाइम अगर ये सेम वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी इससे अफेक्ट बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर ये क्षमता है कि वो इन वायरसेस को याद रखता है, यानी कि इनको रिमेम्बर करके रखता है कि मैं पहले इस वायरस से डील कर चुका हूं, और जैसे ही ये वायरस दोबारा बॉडी में एंटर करता है ये फटाफट से उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसको खत्म कर देता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी एक बार किसी वायरस से रिकवर कर जाती है तो चांसेस मिनिमम टू मिनिमम हो जाते हैं उससे दोबारा इन्फेक्ट होने के या उससे दोबारा इन्फेक्ट होके हार्म होने के। और इससे क्या होगा, अगर बॉडी में सेकेंड टाइम इन्फेक्शन हुआ सेम वायरस से तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इवन फास्टर रिकवरी करेगी जितना कि उसने पहली बार रिकवर किया था, राइट। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं साइंस में। यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी की वो स्ट्रेंथ जिससे वो वायरस को दोबारा रिकॉग्नाइज कर लेगी अगर वो बॉडी में दूसरे टाइम के लिए एंटर होता है तो, और उसको फास्टर रिकवर करती है, फास्टर से उससे हमारी बॉडी को हील करती है। आज के दिन हमारे पास बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके पहले हमारे पास वैक्सीन्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे पास इनके वैक्सीन्स हैं, जैसे कि टेटनस, राइट। टेटनस का वैक्सीन हमारे पास पहले नहीं हुआ करता था, ये अब है। जैसे कि पोलियो, अब बच्चे को पोलियो का वैक्सीन लगा देते हैं, राइट। इवन उसको पोलियो हुआ भी नहीं है लेकिन ये कंपल्सरी कर दिया गया है पोलियो की वैक्सीन, ताकि बच्चे को आगे जाके बॉडी में कभी अगर पोलियो का वायरस या उसका माइक्रोब अटैक करे उसकी बॉडी में तो उसकी बॉडी ऑलरेडी उस माइक्रोब को जानती हो, नोन हो टू दैट माइक्रोब। और अगर बॉडी पहले से अटैकिंग माइक्रोब के बारे में नोन होगी तो वो क्या करेगी, उसको पहचान लेगी, रिकॉग्नाइज कर लेगी और उसके ऊपर अटैक करेगी और हमारी बॉडी को हील कर देगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास आज वैक्सीन्स हैं, सक्सेसफुल वैक्सीन्स हैं टेटनस के लिए, पोलियो के लिए, दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि मिसल्स है। एंड होपफुली नियर फ्यूचर हमारे पास ऐसी ही सक्सेसफुल वैक्सीन आ जाए कोविड-19 के लिए, एंड देन फिर इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को कोई खतरा नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर वायरस से भी। सो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ आ गया होगा, इम्यूनाइजेशन का मतलब पता चल गया होगा, आपको एक्टिव सेल्स के बारे में मालूम चल गया होगा, नेचुरल हीलिंग कैसे होती है, बॉडी की इम्यून सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है जैसे ही कोई माइक्रोब या वायरस या कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है, तो वैक्सीनेशन किस तरीके से होता है। हाँ, यहाँ पे एक और, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, हाँ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जैसे कि आपकी वैक्सीनेशन। सो टीकाकरण, ये जो टर्म है वैक्सीनेशन हमें संसार को किसने दी। सो दिस वॉज गिवन बाय एन इंग्लिश फिजिशियन जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ये उसी टाइम के फिजिशियन हैं जब स्मॉल पॉक्स की बीमारी एज अ पेंडेमिक पूरे संसार को डरा रही थी। उसी टाइम पे एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, वैक्सीनेशन पूरे संसार को दिया था। एंड लेट्स प्रे कि इसी तरीके से कोई शख्सियत सामने आए अभी और कोविड-19 के लिए हमें ऐसी ही एक सक्सेसफुल वैक्सीन प्रोवाइड करें ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएं, आगे आने वाली जनरेशन्स को सुरक्षित कर पाएं। आपको ये वीडियो और ये डिस्कशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हाँ, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक को समझने में, किसी भी तरीके का डाउट आता है या फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क योर डाउट्स देयर। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू आउट and help you in the best possible manner I can.
आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इसी के साथ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस डेफिनेटली अब तक टाइम तक पहुंच जाएं। ऑल्सो अगर आप किसी और टॉपिक पे या किसी और सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। Take care of your health. Keep studying, keep growing.